हेलो दोस्तों, आज जो है हम यूनिट 4 देखने जा रहे हैं और बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। हमने तीनों यूनिट्स कवर कर लिए हैं और आज जो है 4th यूनिट जो कि रिलेटेड है हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से, और दूसरा इसमें जो टॉपिक है दैट इज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो इन दोनों टॉपिक्स में जो भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं हम आज उनको समझते हैं। ओके, सो स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 describes its main provisions briefly। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या है और इसके प्रोविजंस। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जैसे कि नाम से ही हमें क्लियर है कि ये कंज्यूमर के हित के लिए जो है बनाया गया है, उनके इंटरेस्ट को जो है प्रोटेक्ट किया जाए ताकि जो है उनके साथ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ना हो, उनके साथ कोई भी धोखाधड़ी ना हो, है ना। तो कंज्यूमर के हित के लिए जो एक्ट बनाया गया है दैट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो अब इसको डिटेल में हम पढ़ते हैं। टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 enacted for that purpose to make the provisions for the establishment of consumer councils, okay, for settlement of consumer disputes and for matters related to unfair trade practices with consumers। अब क्या कह रहे हैं कि कंज्यूमर का इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए ये एक्ट जो है इनेक्ट हुई है, आई है, और इसी पर्पस से जो है प्रोविजंस बनाए गए हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं, जिसके कारण क्या एस्टेब्लिश किया गया है, कंज्यूमर काउंसिल्स एस्टेब्लिश की गई हैं जो कि सेंट्रल लेवल पे भी वर्क करती हैं, स्टेट लेवल पे भी एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी, ताकि जो है निवारण जल्दी से जल्दी हो सके कंज्यूमर्स के डिस्प्यूट्स का, जो भी डिस्प्यूट्स चल रहे हैं। ओके, एंड जो भी उनके साथ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हुई हैं। एक तो सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, ओके, इसमें ये चीज हमें ध्यान रखना है, और दूसरा जो है मैटर्स रिलेटेड टू अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, तो इनसे रिलेटेड जो है निवारण हो पाए। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में इसका निवारण किया जाता है, जिसमें जो है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में कि उनको जो है गुड्स अच्छी क्वालिटी के मिल सके, रीजनेबल प्राइस पे मिल सके, तो ये सब चीजें आती हैं। अब इसके प्रोविजंस को हम देखें तो प्रोविजंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या प्रोविजंस हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की यदि हम बात करें तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है ये इनेक्ट हुआ था कब, 24 दिसंबर 1986 इन द पार्लियामेंट, और ये फिर एक्ट बन गया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, जो कि हमें याद रखना है। ये जो है होल कंट्री में अप्लाई हुआ था, या हम बोल सके इंडिया में, एक्सेप्ट जो है जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर पूरी कंट्री पे जो है ये एप्लीकेबल है। अब आगे हम देखें ऑब्जेक्ट्स ऑफ द एक्ट। तो क्या है ऑब्जेक्ट्स कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के। तो सबसे पहले तो कि प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर, है ना, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना ताकि उनके साथ कुछ भी गलत ना हो। दूसरा, कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करना, राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स को जो है प्रोटेक्ट करना, कोई भी उनको हार्म न पहुंचाए। या और इसके अलावा यदि हम बात करें तो आ जाएगा कि उनको जो है अर्ली जस्टिस मिलना, यदि उन्होंने कहीं कंप्लेंट लॉन्च की है तो उसका निवारण जो है जल्द से जल्द हो पाए। ये कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के हैं। फिर हम बात करें मीनिंग ऑफ कंज्यूमर, तो कंज्यूमर जो है दो टाइप के होते हैं यूजली, एक जो गुड्स खरीदते हैं और दूसरे जो हैं सर्विस हायर करते हैं। तो यहाँ पे मीनिंग ऑफ गुड्स क्या हो जाएगा, ऐसे पर्सन जिन्होंने गुड्स खरीदा है ऑन बिहाफ ऑफ या इन कंसिडरेशन ऑफ समथिंग, उन्होंने उसके बिहाफ पे क्या दिया है, हमें कुछ कंसिडरेशन दिया है, कुछ अमाउंट दिया है। सर्विस का भी उन्होंने हायर की है सर्विस, जिसके बिहाफ पे जो है हमें पे किया है, तो वो हो जाएंगे सर्विस रेंडर। तो ये दो टाइप के कंज्यूमर्स होते हैं जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कवर होते हैं। फिर केसेस एलिजिबल फॉर कंप्लेंट, कौन कौन से केसेस आएंगे, तो जिनके साथ लॉस हुआ है, जिन्होंने लॉस सफर किया है, सफर्ड लॉस, है ना, ड्यू टू, हम बोल सकते हैं मिसबिहेव, है ना, सफर लॉस बाय मिसबिहेव, किसी भी बिजनेसमैन के मिसबिहेव के कारण जो है कंज्यूमर को नुकसान पहुंचा है। या फिर हम ऐसा बोलें, एक से ज्यादा कंप्लेंट हुई है उस पर्टिकुलर बिजनेसमैन के पास, वन और मोर कंप्लेंट
रिगार्डिंग रिलेटेड गुड्स। ठीक है, तो इस तरीके से जो है कंप्लेंट्स लॉन्च की जा सकती है, या फिर एक्चुअल प्राइस से ज्यादा जो है उनको सेल किया गया है, मोर देन एक्चुअल प्राइस। तो ये सब चीजें जो हैं इसमें आ जाएंगी केसेस एलिजिबल फॉर कंप्लेंट। फिर यदि हम बात करें कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल्स का जो है इस्टेब्लिशमेंट हुआ है फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन, जो कि नेशनल लेवल पे है, नेशनल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल एंड स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। नेशनल जो है पूरी कंट्री के लिए एट द सेंट्रल लेवल काम करती है, और स्टेट लेवल कमीशन जो है हेल्प आउट करती है कि विद इन द स्टेट जो है हम कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट कर सकें। ठीक है, फिर कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल एजेंसी, तो कंज्यूमर की डिस्प्यूट रिड्रेसल एजेंसी की यदि अगर हम बात करें, तो कंज्यूमर की प्रॉब्लम्स का निवारण करने के लिए जो है रिड्रेसल एजेंसीज बनाई गई हैं, जो कि कहलाती हैं डिस्ट्रिक्ट फोरम, वैसे ही स्टेट फोरम, और वैसे ही नेशनल फोरम, जो कि नेशन वाइज काम करती है। स्टेट फोरम जो है स्टेट लेवल पे, और डिस्ट्रिक्ट लेवल जो है डिस्ट्रिक्ट में जो है काम करती है फॉर द रिड्रेसल ऑफ द डिस्प्यूट्स या सेटलमेंट के लिए, जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फिर पेनल्टीज जो है चार्ज होती है यदि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जो है कंप्लेंट लॉन्च हुई है और बिजनेसमैन ने उस चीज को रिकवर नहीं किया है, तो उनको जो है इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है, जिसकी अवधि जो है दी गई है फ्रॉम 1 मंथ अप टू जो है दिया गया है दैट इज 3 years। ओके, और वैसे ही उनको जो है पेनल्टी भी चार्ज हो सकती है, पेनल्टी ऑफ ₹2000 से लेकर जो है ₹10,000 तक जो है उनके ऊपर पेनल्टी भी लग सकती है। तो ये हो गया प्रोविजंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, यस दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट आर द कंज्यूमर्स डिस्प्यूट रिड्रेसल एजेंसीज। हमने कंज्यूमर रिड्रेसल एजेंसी देखी थी जहां पे कंज्यूमर्स की प्रॉब्लम्स का निवारण होता है, तो इट वर्क्स ऑन द डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल। तो उसी में ही हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं, जैसे कि हमारे सामने है बेसिस ऑफ डिफरेंस, डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन कहा जाता है जो स्टेट लेवल पे काम करती है कमीशन, एंड नेशनल कमीशन जो नेशनल लेवल पे एजेंसी काम करती है। तो यदि हम इसमें बात करें बेसिस ऑफ डिफरेंस की, तो सबसे पहला आता है कंपोजिशन। तो कंपोजिशन की यदि हम बात करें तो इसमें दैट मीन्स कितने लोग रहते हैं मिलकर जो है डिस्ट्रिक्ट फोरम बनता है। तो यहाँ पे 3 मेंबर्स जो हैं मिलकर जो है डिस्ट्रिक्ट फोरम में रहते हैं, जिसमें एक जो है चेयरमैन होता है, ओके, एंड बाकी के 2 अदर मेंबर्स रहते हैं, जिसमें से एक जो है फीमेल होना चाहिए। ठीक है, वहीं हम स्टेट कमीशन की बात करें तो वहां पे भी सिमिलर है, 3 मेंबर्स होना चाहिए, जिसमें से एक जो है चेयरमैन होगा, और बाकी के 2 अदर में से एक फीमेल होना चाहिए। बट ये जो चेयरमैन है ये आपका कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं। ओके, तो दिस इज द पोस्ट। वहीं हम नेशनल कमीशन की बात करें तो 5 मेंबर्स होते हैं यहाँ पे, जिसमें से एक हो गया आपका चेयरमैन, और ये चेयरमैन जो है यूजली सुप्रीम कोर्ट जज या फिर पहले वो सुप्रीम कोर्ट जज रह चुके हैं वो होते हैं, और 4 जो है अदर्स मेंबर्स रहते हैं जो कि एक्सपीरियंस्ड रहते हैं बहुत ज्यादा, और जिनमें से इन्हीं 4 में से एक जो है कौन होनी चाहिए, फीमेल पर्सन होना चाहिए एज अ कंपोजिशन में। ठीक है, तो 3 मेंबर्स होते हैं दोनों में, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट में, और नेशनल कमीशन में 5 मेंबर्स होते हैं। फिर हम आगे बढ़े, टर्म ऑफ ऑफिस, इनके जो मेंबर्स हैं उनके ऑफिशियल्स का टर्म कितना है, कितने समय तक वो काम कर सकते हैं, तो या तो वो 5 साल, या फिर उनकी एज जब तक 65 years नहीं होती है, विच एवर इज अर्लियर, इसमें से जो पहले हो जाएगा तब जो है उनका टर्म ऑफ ऑफिस कंप्लीट हो जाएगा। वहीं स्टेट कमीशन की बात करें तो ये 5 years, और यहाँ पे एज जो है 67 years, विच एवर इज अर्लियर, तो जो है ये कंप्लीट हो जाएगा उनका टर्म। वहीं हम नेशनल कमीशन की बात करें तो 5 years एंड द एज ऑफ 70 years, जो भी पहले कंप्लीट हो गया है, यानी
विच इज अर्लियर, तो हम बोलेंगे कि जो है टर्म ऑफ ऑफिस जो है कंप्लीट हो गया है। फिर नेक्स्ट यदि हम देखें तो कंपनसेशन जो है कितना कंपनसेशन चार्ज हो सकता है, तो ऐसे मामले जो यूजुअली जो है अप टू 5 लाख रुपीज तक के हैं वो डिस्ट्रिक्ट फोरम में आ जाएंगे। फिर यदि उससे ऊपर हैं तो 5 लाख से अप टू 20 लाख तक जो है यहाँ पे निवारण होगा। और मोर देन 20 लाख से, दैट मीन्स अच्छा खासा बड़ा मामला है, मोर देन 20 लाख है तो उसका निवारण जो है नेशनल कमीशन में होगा। ओके, अब स्टेट कमीशन डिस्ट्रिक्ट फोरम का जो जन्म हुआ है या इस पे जो निगरानी रखता है दैट इज स्टेट, और नेशनल कमीशन पे जो नेशनल कमीशन जो है स्टेट पे निगरानी रखता है। ओके, दैट इज नेशनल, या हम बोले सेंटर जो है इस पे निगरानी रखता है। और नेशनल कमीशन तो ऑल ओवर द सिनेरियो पे देखती है, तो इट वर्क्स ऑन द सेंट्रल लेवल। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इनके बेसिस ऑफ डिफरेंस देखे कि किस बेसिस पे रिड्रेसल एजेंसी जो है डिफरेंशिएट किया गया है। ओके, काम सेम रहता है बट छोटे लेवल की प्रॉब्लम है तो डिस्ट्रिक्ट में ही सॉर्ट हो जाएगी, उससे थोड़ी बड़ी है तो स्टेट लेवल पे, और बहुत ज्यादा बड़ी है तो वो नेशनल लेवल पे सॉल्व होगी। ठीक है, तो ये हमने देखा कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल एजेंसीज। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 हम देखें। व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, जिसे फेमा कहते हैं, डिस्कस इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, और उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या क्या प्रोविजंस हैं। ठीक है, तो फेमा का मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जो कि फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करने के लिए एक्ट बनाई गई है। ओके, तो देखते हैं इसमें, इट इज एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड जितने भी लॉस प्रोविजंस हैं वो फेमा के अंतर्गत दिए गए हैं। इट फैसिलिटेट्स एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट्स, ये फैसिलिटेट करती है जो एक्सटर्नल ट्रेड हो रहा है, एंड प्रमोट द फॉरेन एक्सचेंज इन इंडिया, और प्रमोट करती है कि फॉरेन एक्सचेंज जो है इंडिया में बढ़े। इट अप्लाइज टू ऑल फॉरेनर्स रिसाइडिंग इन इंडिया हैविंग देयर बिजनेसेस आउटसाइड इंडिया। ये सभी फॉरेनर्स पे अप्लाई होते हैं जो कि इंडिया में रहते हैं और जिनकी ब्रांचेस या बिजनेस जो है बाहर है, इंडिया के बाहर है, उनको देखना, मैनेज करना। कुल मिला के फेमा का काम है फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं उनको सॉर्ट करना। ठीक है, यस। अब यदि हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेमा, तो सबसे पहले एप्लीकेशन, तो फेमा जो है एप्लीकेबल है फ्रॉम 1 जून 2000 से जो है फेमा एप्लीकेबल हुआ है। इससे पहले जो है फेरा, FERA, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट जो है चलता था। अब हम बात करें रीजंस फॉर एप्लीकेशन, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि 1973 से लेकर 1999 तक जो है फेरा था, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, जिसमें बहुत सारे स्ट्रिक्ट रूल्स थे जो कि फेवरेबल नहीं था कंट्री के हिसाब से, लिबरलाइज्ड वे में नहीं था। तो फेरा को जो है अमेंड किया आफ्टर लिबरलाइजेशन पॉलिसी जो 1991 में आई थी, और उसके बाद 1999 में जो है फेमा एक्ट बनाया गया, जिसमें फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट से रिलेटेड कुछ अमेंडमेंट्स करके फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड लॉस को जो है लाया गया है। तो ये है कि रीजंस फॉर एप्लीकेशन ये है कि फेरा जो है पहले फेवरेबल नहीं है, ड्यू टू दैट जो है फेमा को जो है लाया गया है। फिर ऑब्जेक्ट्स ऑफ फेमा, तो यदि फेमा की हम बात करें तो फेमा का ऑब्जेक्ट यही है कि फॉरेन एक्सचेंज को जो है कंट्रोल करें। ओके, फॉरेन एक्सचेंज इन इंडिया को जो है कंट्रोल करें, कंट्रोल ऑन, दूसरा हम यदि हम बात करें कंट्रोल ऑन परचेस एंड सेल, परचेस और सेल इन फॉरेन से जो है हम बहुत ज्यादा परचेस ना करें या सेल ना करें, खुद का प्रोडक्शन हो। दैट मीन्स फॉरेन एक्सचेंज को एक लिमिट करना, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि इतना भी फ्री कर देना कि सभी लोग जो है बाहर से ही खरीद कर ला रहे हैं या बाहर ही बेच रहे हैं अपना गुड्स, तो उन चीजों को कंट्रोल करना। दूसरी यदि हम बात करें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना, ऐसे लोग जो बाहर से आ रहे हैं उनको जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देना। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो फेमा के हैं। और फिर यदि हम बात करें रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट, तो फेमा जो है रेगुलेट करता है और मैनेज करता है जितने भी फॉरेक्स हैं उसको, दैट मीन्स फॉरेन एक्सचेंज को,
जिसमें क्या आ जाएगा आपका करंट अकाउंट्स ट्रांजैक्शंस आ जाएंगे, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन आ जाएंगे, ओके। और इसके अलावा यदि हम बात करें तो एक्सपोर्ट आ जाएगा, देन इंपोर्ट आ जाएगा। तो जितना भी फॉरेन से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उन चीजों को मैनेज करना। देन वायलेशन ऑफ रूल्स एंड पनिशमेंट, यदि कोई फेमा के रूल्स का उल्लंघन करता है, वायलेट करता है, तो उसके लिए जो है पेनल्टी जो है डिसाइड की गई है कि जितना भी वो वायलेशन करता है उसके 3 टाइम्स जो है उसे पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। और इसके अलावा जो है या फिर लिमिट दी गई है फ्रॉम 2 लाख रुपीज टू 5 लाख रुपीज तक की पेनल्टी लग सकती है अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो या कंडीशन, ओके। फिर आगे हम देखें कन्फिस्केशन एंड डिटेंशन, यदि कोई उल्लंघन करता है, फेमा के एक्ट को फॉलो नहीं करता है, तो वो जो फॉरेन एक्सचेंज लेकर आएगा उसको जब्त कर लिया जाएगा, है ना, दैट इज कन्फिस्केशन एंड डिटेंशन। फिर जजमेंट एंड अपील की यदि हम बात करें तो कोई भी जजमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत सारे जज का अपॉइंटमेंट करती है, जो वायलेशन यदि कुछ हुआ है, किसी का कोर्ट केस बना है, तो उनको सुना जाए, प्रॉपरली हियरिंग हो और उसके बिहाफ पे जो है उनका पेनल्टी या पनिशमेंट जो है वो दी जाके, यानी एक प्रॉपर वे में एपीलेट ट्रिब्यूनल बनाया जाता है जिसके बिहाफ जहाँ पे जो है इसका निवारण होता है। सो दोस्तों, दिस आर द थिंग्स जहाँ पे हमने देखा फेमा जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट से रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं वहां उसका रिजोल्यूशन होना, और ये कब क्यों आया था, फेरा को फेरा में जो अनफेवरेबल चीजें थी उनको खत्म करके जो है फेमा का स्टेब्लिशमेंट हुआ था ऑन 1 जून 2000, ओके। सो दिस आर द थिंग्स जिसमें कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखी और हमने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी डिटेल में देखा है। सो विद दिस हमारा यूनिट 4 खत्म होता है, फिर मिलते हैं हम यूनिट 5 में। थैंक यू फॉर द सेशन।